हम अक्सर अपने समाज में अपने चारों ओर जनजातियों के बारे में सुनते, पढ़ते और देखते चले आ रहे हैं। एक लंबा समय बीत चुका है जब हम अनुसूचित जनजातियों के बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन इस पूरे जो समाज है, समाज के अंतर्गत जो हाशिए पर मौजूद लोग हैं, चाहे वे अनुसूचित जाति से संबंधित हो, अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो, या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग हो, या फिर कोई और वर्ग हो, इन सभी वर्गों को तो हमने लगातार पढ़ा है। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ग मौजूद हैं जो अक्सर हमारे इस हाशिए वाले कॉलम से भी छूट जाते हैं। ऐसे ही कुछ समुदायों का जिक्र आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। एक समुदाय की बात करेंगे। टॉपिक है गैर अधिसूचित जनजातियां, जिन्हें एक समय जन्मजात अपराधी कहा जाता था। तो गैर अधिसूचित जनजातियां क्या हैं और वह कौन सा दौर था जब इन्हें जन्मजात अपराधी कहा जाता था, ऐसा क्यों कहा जाता था, और आज के समय इनकी क्या स्थिति है, इन सभी बातों पर आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम हिमांशु है, आप इन न्यूज प्रोग्राम देख रहे हैं। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। न्यूज आई है स्टेट ऑफ डीनोटिफाइड ट्राइब्स एंड व्हाई हाउस पैनल इज क्रिटिकल अबाउट अ प्रोग्राम फॉर देयर डेवलपमेंट। तो संसद के अंतर्गत लोकसभा में एक स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो कि डीनोटिफाइड ट्राइब्स यानी गैर अधिसूचित जनजातियों से संबंधित है। तो इस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें बताई गई हैं इस जनजातीय समुदाय के जो विकास कार्यों के से संबंधित जो प्रस्ताव लाया गया था, जो बजट में एलोकेशन किया गया था, तो उस एलोकेशन के अंतर्गत कितने प्रयास जमीनी स्तर पर उतर पाए हैं, इस पर इसमें चर्चा की गई है। तो टॉपिक के दौरान हम किन किन डायमेंशंस पर बात करेंगे, अभी न्यूज पर हमने बात कर ली, अब बात करेंगे रिपोर्ट की प्रमुख बातों पर कि कौन कौन सी बातें उसमें कही गई हैं। प्रमुख बात यह भी होगी कि गैर अधिसूचित जनजातियां क्या है, इनका क्या इतिहास है, इनको किस समय जन्मजात अपराधी जैसी बातों से बुलाया जाता था, समितियां और बोर्ड इनके विकास कार्यक्रमों के लिए अब तक कौन कौन से गठित किए गए हैं, क्या क्या कार्य किए जा चुके हैं, चुनौतियां क्या हैं, आगे की राह यानी क्या किया जा सकता है, और एक सवाल जिसे आप मेंस के स्तर पर लिखने का अभ्यास करेंगे। यह विषय सीधे सीधे जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों से ही संबंधित होगा, यानी सामाजिक सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय। सरकार की नीतियां भी जुड़ता है, बजट एलोकेशन भी जुड़ता है, लेकिन प्रमुख रूप से सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं। तो समझते हैं रिपोर्ट की प्रमुख बातों के बारे में। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती रमा देवी जी ने की थी, उन्होंने अपनी 31वीं रिपोर्ट लोकसभा के सामने प्रस्तुत की है। और यह जो रिपोर्ट है प्रमुख रूप से गैर अधिसूचित जनजातियों, घुमंतू जो समुदाय है उससे संबंधित है। इसमें कुछ प्रमुख बातें बताई गई हैं जो समझना बहुत जरूरी है, यानी कि डीएनटी समुदाय यानी डीनोटिफाइड ट्राइब्स। तो इनके आर्थिक सशक्तिकरण की योजनाओं से संबंधित जो कार्य हैं उस पर एक रिपोर्ट दी है। तो एक योजना जो 2020-21 के दौरान शुरू की जानी थी 5 सालों के लिए, 2020-21 से 2025-26 के लिए शुरू की गई थी, और उसके अंतर्गत 200 करोड़ रुपए का परिव्यय यानी बजट का एलोकेशन किया गया था। जानकारी मिली है कि इस जो बजट का एलोकेशन किया गया था, इसमें 2020-21 के अंतर्गत अब तक जो भी विकास कार्यों में खर्च किया जाना था उसमें एक भी रुपए का खर्च नहीं किया गया है। इसके अलावा जो 2020-21 के लिए बजट प्रस्ताव था, यानी एक साल के लिए जो खर्च था 50 करोड़ रुपए का, उसको भी 2022-23 के लिए घटा करके लगभग 28 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो इस समिति ने इस संदर्भ में जो भी है इस बातों को स्पष्ट किया है कि जो कार्य यहाँ पर किए जाने हैं वो अपने आप में पूरी तरह से निराश करने वाले हैं, और चूंकि विकास कार्य अब तक शुरू ही नहीं किए जा सके हैं, ऐसे में हम उनको मुख्य धारा में जोड़ने की बात किस तरह से कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी बात थी यहाँ पर। इसके अलावा गैर अधिसूचित जनजातियों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी, और इसकी भी भूमिका पर इस समिति ने अपनी रिपोर्ट के अंतर्गत कुछ सवाल खड़े किए हैं। इस पर भी अभी आगे हम बात कर लेंगे। अब बात करते हैं गैर अधिसूचित जनजातियों के बारे में। तो इसकी शुरुआत होती है भारत के काफी पुराने इतिहास में हम जाएंगे, लेकिन प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे ब्रिटिश काल के दौरान। तो भारत के नक्शे में अगर हम देखें पश्चिमी भारत को, उत्तर पश्चिम भारत को, और जो भी शुष्क और अर्धशुष्क वाले क्षेत्र हैं, वहां पर एक समुदाय है घुमंतू समुदाय। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत और मध्य भारत में भी कुछ जनजातियां मौजूद हैं जो कि एक जगह पर ना रुक करके एक चरवाही या फिर घुमंतू रूप से अपना जीवन यापन करती हैं। वे एक जगह पर नहीं रुकती हैं, एक जगह पर
रुक करके कुछ कृषि की, कुछ कार्य किए, फिर दूसरी जगह पर चले गए। कोई भी भूमि को उन्होंने लेकर के नहीं वो बैठे हैं, उन्होंने अपने नाम नहीं किया है। और ये एक लंबी उनके जीवन काल की, यानी उनके जो पूर्वज थे उनकी लंबी परंपरा रही है उस पूरे समुदाय के अंतर्गत। ठीक, तो आज के समय उन्हें सबसे कमजोर और वंचित समुदाय के रूप में हम कह सकते हैं, उनको वर्णित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत इसके अलावा खाना बदोश और अर्ध घुमंतू समुदाय भी इसमें शामिल है। तो ये कहानी जुड़ती है आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 का जो कानून ब्रिटिशर्स ने लागू किया था, इस कानून के अंतर्गत और इसके तहत अन्य जो कई कानून बाद में पारित किए गए, इस समुदाय को गैर अधिसूचित समुदाय जिसे हम आज के रूप में बात कर रहे हैं, उसको जन्मजात अपराधी के रूप में उन्होंने घोषित कर दिया। ऐसा करने की बड़ी वजह ये थी कि अंग्रेज या ब्रिटिशर्स एक लंबे समय से जो खाना बदोश जनजातियां हैं उनको शक की निगाह से देखते थे। उनको लगता था कि ये लोग वही लोग हैं जो आपराधिक कार्यों में लगे होते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं और उस जगह से भाग करके दूसरी जगह पर चले जाते हैं। जबकि ये एक परंपरा रही है उन जनजातियों के, अपने विकास क्रम के दौरान वे ऐसा करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने या ब्रिटिशर्स ने इनको इस नज़र से देखा, इनके पूरे कार्यों को। तो उन्होंने क्या किया कि एक एक्ट लागू किया और इनको जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया। जो तर्क दिए गए वे ये दिए गए कि जिस प्रकार भारत में जाति व्यवस्था मौजूद है, कोई भी एक कार्य उसकी पूरे आने वाला वंश करता है, तो ऐसे ही उसकी पीढ़ियां, यहाँ पर जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, आपराधिक जिन लोगों को, तो जिन जनजातियों को वे अपराधी मानते थे, उनका मानना था कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी यही आपराधिक कार्यों को करते चले आ रहे हैं, इस लिहाज से ये लोग जन्मजात अपराधी हैं। तो जन्मजात अपराधी का मतलब घोषित किया। और एक समय ऐसा आता था जब बच्चे जब कुछ बड़े होते थे तो उनको उनके माँ बाप से दूर कर दिया जाता था। इस तरह का यहाँ पर कुछ अत्याचार एक लंबे समय से देखने को मिला। ठीक, इसमें कुछ कैसे लोग शामिल होते हैं जो हमारे चारों तरफ मौजूद होते हैं, लेकिन हम अक्सर ध्यान नहीं दे पाते। जैसे कुछ लोग परिवहन में लगे होते हैं, कुछ आपने देखा होगा कुछ लोग ताले चाबी बनाने का काम करते हैं, चाबियां बनाते हैं, नमक का व्यापार, मनोरंजन, कलाबाजी दिखाते हैं, नर्तक होते हैं, सपेरा हो गए, चरवाहे हो गए। तो इस तरह के कुछ समुदाय हैं, इनमें और भी लोगों को हम शामिल कर सकते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग वर्ग इस तरह से शामिल होता है। तो ऐसे समुदायों की पहचान की गई थी कि लगभग 1262 यानी 1262 ऐसे समुदाय मौजूद हैं जो कि गैर अधिसूचित खाना बदोश और अर्ध घुमंतू समुदायों के अंतर्गत आते हैं। हालांकि इनमें से कई सारे जो जनजातियां हैं उनको एससी या एसटी या ओबीसी के अंतर्गत जो आरक्षण है वह मिल रहा है। फिर भी कई ऐसी भी जनजातियां मौजूद हैं जो अभी तक किसी भी तरह के लाभ को हासिल नहीं कर सके हैं। उसमें से 269 इस तरह के समुदायों की पहचान की गई है जो कि किसी भी तरह की आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब बात करें कि कौन कौन सी समितियां और बोर्डों का गठन किया गया है इनके संबंध में। तो जैसे ही 1947 आता है, भारत आजाद होता है, तो आपराधिक जनजाति जांच समिति का गठन किया जाता है 1947 में। और उसके बाद 1949 में अनंत शयनम अयंगर समिति का गठन होता है, जिसकी सिफारिशों के आधार पर 1871 का आपराधिक जनजाति अधिनियम को वे समाप्त कर देते हैं। काका कालेलकर आयोग, जिसे पहला ओबीसी आयोग के नाम से भी जाना जाता है, तो इन्होंने भी अपनी कुछ सिफारिशों में इन जनजातियों का जिक्र किया है। 1965 में बीएन लोकुर की अध्यक्षता में एक एससी एसटी जो समिति है उसकी जांच के लिए गठित की जाती है। तो ये भी इन समुदायों के बारे में बात करते हैं। बीपी मंडल आयोग की 1980 में जिसका गठन किया गया था, इनके तहत भी इस तरह की इनकी रिपोर्ट्स में जिक्र मिलता है। ठीक, 2006 में गैर अधिसूचित घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाता है ताकि इनकी पहचान की जा सके, इनके बारे में अन्य तरह की जानकारियां जुटाई जा सके, ताकि जो सरकारी कार्य है इनको लक्षित करके सरकारी सुविधाओं से जोड़ा जा सके। तो बालकृष्ण सिद्धराम रेनके एक प्रमुख समिति है जिसका जिक्र कई बार यहाँ पर देखने को मिलता है। इसने ही 2001 की जनगणना के आधार पर लगभग 10.74 करोड़ इनकी आबादी होने का अनुमान लगाया था। उसके बाद से 2011 की जनगणना के आधार पर अन्य तरह के आंकड़े और बढ़े हुए ही दिखाई देते हैं। तो बालकृष्ण सिद्धराम रेनके जो समिति है इसको याद रखिएगा, अभी आगे भी महत्वपूर्ण नाम चलेगा। ठीक, गैर अधिसूचित घुमंतू और अर्ध घुमंतू समुदायों के विकास के लिए एक कल्याण बोर्ड का भी गठन किया गया था और फरवरी 2019 में इसका गठन किया गया। पहले तो इस तरह की भी बात की जा रही थी कि इनके लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया जाए, लेकिन चूंकि इनमें से कई सारे समुदाय एससी एसटी और ओबीसी के अंतर्गत पहले से ही मौजूद हैं, तो इनका जो राष्ट्रीय बोर्ड है वो पहले से ही इस तरह के कार्यों को देख रहा है,
ऐसे में उनके जो विकास कार्य है उनके बीच में असंगति ना आए, इस वजह से फिर राष्ट्रीय आधार पर किसी बोर्ड का गठन नहीं किया गया, और इसलिए राष्ट्रीय आधार पर किसी बोर्ड का गठन नहीं किया गया और इस तरह से जो एक कल्याणकारी बोर्ड था उसका गठन यहाँ पर कर दिया गया। तो डीएनटी के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत इसकी स्थापना की गई है। तो ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो इनके लिए कार्य कर रही हैं। शुरुआत में हमने बात की थी समिति की, तो समिति ने इन्हीं के कार्यों पर सवाल उठाए थे, इस बोर्ड के कार्यों पर, कि इन्होंने अभी तक इस बात को स्पष्ट नहीं किया है कि जो भी समुदाय बच गए हैं और किसी भी आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत नहीं आए हैं उनको कैसे शामिल किया जाए, कैसे उनकी पहचान की जाए। तो यहाँ पर इनको लेकर के सवाल उठाए गए थे। अब बात करें कुछ जनजातियों के बारे में, तो यहाँ पर राजस्थान की कुछ जनजातियों का जिक्र किया गया है। आप चाहें तो उदाहरण के रूप में किसी का नाम लिख सकते हैं, जैसे जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं, गैर अधिसूचित जनजातियों, उसमें बद्री, कंजर, सांसी, जगरी, मोगिया आदि आते हैं। यहाँ पर कुछ खानाबदोश जनजातियों का और अर्ध खानाबदोश जनजातियों का जिक्र किया गया है। खैर एक उदाहरण के लिए इसको लिया है कि कहीं पर आपको कोई नाम कभी लिखना हो तो आप उनको लिख सकें। ठीक, अब बात करें चैलेंजेस की, तो सबसे पहला चैलेंज है एक आइडेंटिटी का, यानी पहचान का मुद्दा, कि अगर कोई भी सरकारी योजना का अगर लाभ लेना है तो सबसे जरूरी है कि आपके पास कोई पहचान पत्र होना चाहिए। तो ऐसी जानकारी मिली कि इनसे जब जाति पहचान पत्र मांगा गया तो जाति का पहचान पत्र देना अपने आप में संभव नहीं था, वो भी मांगा गया 1950 के पहले के आधार पर कुछ प्रमाण पत्र लाने को कहा गया। तो अपने आप में बहुत कठिन बात है, कैसे कोई व्यक्ति 1950 के पहले का प्रमाण पत्र ला पाएगा। तो जो कुछ व्यवस्थागत खामियां हैं उनको दूर किया जाना बहुत जरूरी होगा, ये कुछ बड़ी चैलेंजेस में आते हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर चूंकि कहीं रहते नहीं है एक जगह पर टिक करके, ऐसे में अपने लिए घर वगैरह का निर्माण नहीं कर पाते हैं क्योंकि घूमने वाला इनका काम है, इस लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं मिल पाता। इसके अलावा जो स्थानीय प्रशासन है उसके द्वारा भी एक सहयोगात्मक रवैया नहीं देखने को मिलता। सामाजिक सुरक्षा कवर का भी अभाव है, किसी तरह की सरकारी योजनाओं से नहीं जुड़ पाए हैं, हालांकि सरकार ने कुछ योजनाएं चलाई हैं, उन पर अभी हम बात करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय या मजबूत नेतृत्व कोई ऐसा नहीं है, कोई मजबूत नेता नहीं है राष्ट्रीय स्तर पर जो इनकी आवाज को उठा सके, तो भी एक बड़ा इनको राजनीतिक नुकसान देखने को मिलता है। इनकी जो बात है सरकार तक मजबूती से नहीं पहुंच पाती, इनकी पहचान सरकार तक नहीं पहुंच पाती। तो ये एक बड़े चैलेंजेस हैं जो इन समुदायों के सामने हैं। क्या किया जा सकता है? सबसे पहले तो आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण किया जाना बहुत आवश्यक होगा। सरकार ने इनकी पढ़ाई को लेकर के कुछ योजनाएं चलाई हैं, जैसे डॉक्टर अंबेडकर के नाम से जो एक छात्रवृत्ति योजना है वह चलाई जा रही है। नानाजी देशमुख के नाम से एक योजना चलाई जा रही है जो हॉस्टल और अन्य तरह के निर्माण कार्यों से संबंधित है, इनके लिए पढ़ाई कार्यों के लिए। लेकिन सवाल यही है कि जो योजनाएं चलाई जानी है या फिर जो बजट इनके लिए सैंक्शन किया गया है उसमें अभी तक एक भी रुपए का खर्च नहीं हुआ था, जो हमने समिति की रिपोर्ट में देखा। तो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जाना, शैक्षिक योजनाओं से जोड़ा जाना बहुत जरूरी होगा। आरक्षण के बारे में जागरूकता, क्योंकि जो समुदाय मान लीजिए SC ST या OBC में आते हैं, यदि उनको पता ही नहीं है कि उनको किस किस तरह के रिजर्वेशन मिलने हैं तो कैसे वे उसका लाभ उठा पाएंगे। यानी कुल मिलाकर कहें सामाजिक जागरूकता। तो एक जो नेतृत्व की बात आती है, कोई भी नेतृत्व अगर उनके बीच से ही निकल करके आएगा तो वह तभी आ सकेगा जब वह अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होगा, सशक्त होगा, पढ़ा लिखा होगा, आज तक अपने ऊपर किए गए जो भी अत्याचार रहे या फिर जिन भी चीजों से वे वंचित रहे हैं, उनका समुदाय वंचित रहा है, वे तभी जुड़ पाएंगे जब उनके बीच से कोई सशक्त आवाज उठेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स इसमें हो सकते हैं। अब बात करते हैं सवाल की। सवाल है कि यह एक विडंबना है कि गैर अधिसूचित जनजातियां हमारे संविधान निर्माताओं के ध्यान से बच गई हैं और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विपरीत संवैधानिक समर्थन से वंचित रह गई हैं। टिप्पणी कीजिए। तो ये जो एक कथन है, हमने पीछे रैंके आयोग का जिक्र किया है, ये उन्होंने ही 2008 में जो अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसमें इस कथन को कोट किया था। तो ये कथन अपने आप में इस पूरे टॉपिक को समाहित करता है और ये बताया गया है कि गैर अधिसूचित जनजातियां जिनका संविधान में भी उस तरह से उनको किसी भी तरह के लाभ नहीं मिल पाए हैं, तो क्यों नहीं मिल पाए हैं, क्या क्या इनके पीछे जो इतिहास रहा है उसको बताइए। तो संवैधानिक समर्थन अगर मिल पाता तो कितना इनको लाभ हो सकता था, क्या क्या चुनौतियां यहाँ पर इनके सामने मौजूद हैं। ठीक, तो आज के डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं। आप इस प्रश्न को लिखने का अभ्यास कीजिए।
आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।